आज के क्लास में हम लोग एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, पहले सब्सक्रिप्शन की, और उसके बाद आज कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए पहले एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, और फिर देखते हैं जो टाइम बचता है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले आपको याद करा दूं कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन में हमने बेसिकली कैसे उसकी इनकम कैलकुलेट करनी होती है ये हम सीख चुके हैं। दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करना चाहता हूं, और इसमें मैं आपको साथ के साथ सब्सक्रिप्शन का एक अकाउंट बनता है वो अकाउंट बनाना भी सिखाना चाहता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कहां तक कर चुके हैं, मेरे ख्याल से 21 तक हम कर चुके हैं, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन आपके साथ। From the following information, calculate the amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 2020. A club has 200 members, each paying an annual subscription of ₹1000. देखिए, अगर हमसे वो इनकम पूछते हैं तो इनकम के लिए आउटस्टैंडिंग एडवांस कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं होती। कब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, जब हमें नंबर ऑफ मेंबर्स दिए और सब्सक्रिप्शन का रेट दिया है। तो अगर इनकम की बात करते हैं तो सीधा इनकम हम आंसर लिख सकते हैं कि 200 इंटू 1000 यानी कि 2 लाख रुपीस की सब्सक्रिप्शन की इनकम है। आप इसको प्लस माइनस करके जैसे भी कैलकुलेशन करोगे वो आएगा 2 लाख ही। तो डायरेक्टली आंसर कब दिया जा सकता है, जब आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हो। तो 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर जो है वो 1000 रुपीज दे रहा है, तो ये हो गया आपका 2 लाख रुपीज इनकम। पर यहां पर जो है क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया है उन्होंने कि आप हमें ये बताइए कि 2020 के जो आपके 31 मार्च 2020 को आपको ये बताना है कि कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि एक तो आप तरीका ये पता करना है कि आप एक सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लीजिए, और एक दूसरा वे है कि हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों में से आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं। तो सबसे पहले तो आपको मैं इक्वेशन के फॉर्म में बताता हूं। अच्छा, आप जब पहले क्वेश्चन करते होते थे तो आप कैसे लिखते होते थे? आप वर्टिकल फॉर्म में लिखते थे, आप लिखते थे अमाउंट रिसीव कितना हुआ माइनस उसमें आउटस्टैंडिंग बिगनिंग आप करते थे। तो उसी चीज को हम क्या करेंगे, वर्टिकल फॉर्म में ना लिख करके एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे। तो आप पहले कैसे लिखते थे? आप ऐसे लिखते थे, अमाउंट रिसीव्ड, और इसमें से माइनस करते थे आप आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्यों माइनस करते थे? बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का था, तो लास्ट ईयर का पैसा इसमें आके जुड़ गया होगा, इसलिए हमने उसको हटा दिया। अब बस एक याद रखना है, उसके बाद से सारा इसके उल्टा होएगा। अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस है तो आउटस्टैंडिंग एंड जो है इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा। वैसे आउटस्टैंडिंग एंड को जोड़ने का क्या लॉजिक था कि भाई वो आउटस्टैंडिंग इसी साल का है तो इनकम तो इसी साल की, इसलिए इसको जोड़ना चाहिए। और एडवांस की बात आ जाती है, फिर एडवांस जो होते हैं वो उसका उल्टा होगा, आउटस्टैंडिंग का उल्टा है, तो एडवांस जो बिगिनिंग है वो प्लस हो जाता है, और एडवांस एंड जो है वो हम माइनस करते हैं। तो एडवांस एंड क्यों माइनस करते हैं और बिगिनिंग क्यों प्लस करते हैं? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। जो एडवांस, हमारा जो एडवांस का अमाउंट है, इधर का अमाउंट पिछले साल ले लिया गया, तो भाई वो यहाँ की इनकम इनकम यहीं की है। लास्ट ईयर में उन्होंने एडवांस ले लिया, यहाँ का पैसा पीछे ले लिया, तो वो इनकम यहाँ की, इसलिए पिछले साल से हम वो निकाल के अपने इस साल की इनकम में जोड़ते हैं। और इस बार हमने कुछ एडवांस ले लिया है, इस बार एडवांस ले लेने का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का तो हटा कर इसको नेक्स्ट ईयर भेज रहे हैं, तो इसलिए एडवांस एंड वाले को आगे भेजते हैं, और जो एडवांस पीछे ले लिया गया तो उसको एडवांस को हम यहाँ लेके आते हैं। तो इसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारी इनकम कितनी है, इनकम का अमाउंट पता चल जाता है। अब उन्होंने हमसे इस बार ये पूछा है कि आप हमें बताइए कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड आप यहीं पड़ा रहने दीजिए और बाकी सारे फिगर्स को दूसरी तरफ ले जाइए, यू विल गेट द आंसर। तो मैं इसको लिख रहा हूं, इनकम तो यहां पर था ही, इजिकल टू के इधर ये इनकम था ही, अमाउंट रिसीव्ड जो है इधर था प्लस, तो इधर आके माइनस हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, और माइनस आउट ये लिख लिया, माइनस आउटस्टैंडिंग था इजिकल टू के उधर ले जा रहे हैं हम,
क्योंकि हमें आउटस्टैंडिंग एंड पता करना है, तो इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर चले जाएगा ना इजिकल टू के इधर, तो साइन चेंज हो जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब आउटस्टैंडिंग एंड तो पता ही करना था, और फिर क्या है, एडवांस बिगिनिंग प्लस था, ये इजिकल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा एडवांस बिगिनिंग, और प्लस हो जाएगा एडवांस एंड। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन सारी चीजों को इजिकल टू के उधर ले गए, जब उधर ले गए तो उसके साइन चेंज हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एंड हमें क्वेश्चन में पता करना था। अब हम आउटस्टैंडिंग एंड पता करने के लिए चलते हैं आगे, और इस जगह पे इन्होंने बताया है क्या क्या जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं। Club has 200 members, each paying an annual subscription of 1,000. The receipt and payment account for the year showed a sum of 2,05,000 received as subscription. तो हमें जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं जी, 2,05,000 रुपीज, 2,05,000 मिले, और ये हमने लिखना चाहिए इस जगह पर अमाउंट रिसीव की जगह पर, तो इस जगह पे मैं आके लिख रहा हूँ 2,05,000। और इनकम कितनी ये पता है हमें, इनकम है जी हमारी 200 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर जो है वो 1,000 रुपीज दे रहा है, तो 200 इंटू 1,000, तो इनकम हो गई जी 2 लाख रुपीज। फिर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना था, ये अब हम चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30,000 रुपीज, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 30,000। तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को ले आते हैं, और ये हो जाएगा जी इसमें प्लस 30,000। और फिर हम आगे चलते हैं, इसके बाद एडवांस बिगिनिंग में था 14 और एंड में है 40, तो बिगिनिंग में है 14,000 और एंड में है 40,000। तो अब इसको आप सॉल्व करिए और बताइए कितना अमाउंट आ गया, सब लोग बताइए कितना आ रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ। सर 50,000। नहीं 50 नहीं होगा, दोबारा चेक करिए। सर 51,000। 51,000 इज राइट। अब देखिए ये हमने क्या किया है, उसने क्वेश्चन उल्टा पूछा, तो हमने उसमें कुछ भी नई चीज नहीं करी है, सिर्फ हमने क्या किया, वो जो वर्टिकल फॉर्म में लिखते थे उसको हमने इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया। अब कभी वो एडवांस बिगिनिंग पूछ सकता है, एडवांस एंड भी पूछ सकता है। एक और तरीका भी होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी हम पता कर सकते हैं, तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके भी बताता हूँ। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट, जैसे आपको इजी लगे वैसे जो है इजी और हार्ड कुछ ऐसी चीजें होती नहीं, समझ में आना चाहिए। अच्छा, एक जो इस चैप्टर में एक जो कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज होती है वो ये होती है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो अमूमन जो हम लोग पढ़ते आ रहे होते हैं आउटस्टैंडिंग के लिए हम सोच के चलते हैं कि वो लायबिलिटी है, पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज नॉट लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इज एसेट। अब ये है कि अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वर्ड इनकम के लिए लिखा जा रहा है कि इतनी इनकम आउटस्टैंडिंग है, लोगों की इतनी हमारे को पेमेंट करनी, लोगों ने हमें इतनी पेमेंट करनी है, कहने का मतलब ये कि तो आउटस्टैंडिंग का मतलब सदैव लायबिलिटी लेके नहीं चलना है। इस चैप्टर में जब हम लेके चल रहे हैं सब्सक्रिप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारी एसेट है, और एडवांस में अगर कोई हम सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो लायबिलिटी है। एडवांस में सब्सक्रिप्शन की बात छोड़िए, कोई भी इनकम आप एडवांस में ले लेंगे तो वो लायबिलिटी होगी। भाई हमने कमीशन एडवांस में ले ली या कोई भी पैसा एडवांस में ले लिया तो वो हमारी लायबिलिटी है। अब सोचने के लिए लायबिलिटी क्यों है, एक तो भाई टेक्निकल रीजन है कि उसका क्रेडिट में बैलेंस होगा, दूसरा रीजन क्या होता है कि हमने पहले ही पैसे लेके रख लिए, काम किया नहीं, तो वो हमारी लिए लायबिलिटी है। तो आपको याद रखना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होती है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है। ये बैलेंस शीट के प्रेजेंटेशन में भी आपको यूज करना होता है।
एक बात जो सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हो, अमेरिकन अप्रोच पढ़ते हो और एक ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हो, गोल्डन रूल्स भी पढ़ते हो, उसी समय आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई जाती है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सब के जो बैलेंस होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं? डेबिट में होते हैं बैलेंस। और जितनी भी लायबिलिटीज जो होती हैं उनके बैलेंस होते हैं क्रेडिट में। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये कौन सी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है? जो बिगिनिंग वाली है। इसके लिए कभी कभी जरूरी नहीं है कि टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लिखा जाए, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखा हो सकता है। ये आउटस्टैंडिंग हमने क्यों डेबिट किया? क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एसेट और एसेट्स के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट में होते हैं। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग यहां आता है। और क्लोजिंग बैलेंस में क्या हो जाएगा? बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड। तो इसकी जगह पर क्या होता है? कभी कभी इसी जगह पर यहां पर जरूरी नहीं कि ये लिखा जाए, इसकी जगह पे लिख देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इस जगह पे हम लिख सकते हैं भाई बैलेंस कैरी डाउन। अभी देखिए आप सैंपल पेपर्स देख रहे होगे या आप बुक में देखोगे तो वहां पे सॉल्व किया होगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसलिए दोनों टर्म बता दिए। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है वो क्या शो कर रहा है? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और ये आउटस्टैंडिंग एंड, बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन। एक स्टूडेंट ने मेरे से ये भी पूछा था कि सर इसमें दो बैलेंस क्यों होते हैं, दो बैलेंस ब्रॉट डाउन? तो वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी के साथ में बताऊंगा अभी मैं। तो इस जगह पर हम लिखते हैं बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। और कौन सी सब्सक्रिप्शन? एडवांस की जो बिगिनिंग की है, बिगिनिंग वाली यहां पर लिखते हैं। अब इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन को क्यों लिखा? क्योंकि भाई लायबिलिटी है, लायबिलिटी के बैलेंस क्रेडिट में होते हैं। और अगर ये बात करें तो ये जो है आपका कौन सा है? ये आपका ओपनिंग बैलेंस था और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। बिगिनिंग और एंड से भी पता चलता है ये ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका जो है क्लोजिंग बैलेंस इधर हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन और एंड वाला यानी कि क्लोजिंग का। अब यहां पर इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग की अब थी इतनी पैसा एडवांस दिया हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। तो होता क्या है कि अलग अलग अकाउंट नहीं बन रहे होते हैं, तो उनको कंपाइल किया जाता है एक जगह पर। क्यों एक जगह पे बात बताया जा रहा है? हम जब सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स लेके चल रहे हैं तो हम बताते हैं जी कि इतना बैलेंस एडवांस में था शुरू में और इतना आपका लायबिलिटी में था, तो दो बैलेंस इतना सॉरी आपका आउटस्टैंडिंग में था, तो इसलिए दो बैलेंस आ रहे होते हैं, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होता है और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो एसेट का यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए यूज करते हैं, और बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन किस लिए? एडवांस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो इसी तरीके से इस जगह पर क्या लिखते हैं? वो टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये किस लिए होता है? क्लोजिंग बैलेंस के लिए। तो इससे कोई फर्क नहीं है आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हो या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग लिखते हो, या इधर बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख करके आप लिखते हो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग लिखते हो, तो एक ही बात है। अब सब्सक्रिप्शन के ये तो हो गए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग यहाँ क्यों लिखा, इसका यहाँ ओपनिंग क्यों लिखा, ये बात समझ में आ गई। तो अब इसके अलावा देखिए टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दे आर 6। दो आउटस्टैंडिंग के हो गए ओपनिंग क्लोजिंग, दो एडवांस के हो गए ओपनिंग क्लोजिंग, और एक होता है जी इसमें से इनकम कितनी है, और एक होता है जी इसमें से पैसे कितने मिले हैं। तो अगर हमें पैसे मिलते हैं तो हमारे पास पैसे कहाँ आ रहे होते हैं? कैश में आ रहे होते हैं। और तब हमारी इनकम क्या होती है जी? डेबिट इनकम की एंट्री क्या होती है? डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट ऑल इनकम, सब्सक्रिप्शन। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो पैसा हमें रिसीव होता है उसकी पोस्टिंग यहाँ पर क्या होती है? कैश अथवा बैंक। अगर चेक मिल रहा है तो बैंक लिखते हैं, और ये कौन सा अमाउंट यहाँ पर आता है? जो अमाउंट रिसीव हुआ है आपका, जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा होता है, तो उसकी पोस्टिंग यहाँ पर आ जाएगी। भाई कैश टू सब्सक्रिप्शन है तो सब्सक्रिप्शन कैश अकाउंट में तो टू सब्सक्रिप्शन जाएगा, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पोस्टिंग होगी बाई कैश। अगर चेक ले रहे हो तो बाई बैंक। और इसके अलावा इसमें से जितनी भी इनकम होती है वो यहां से कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भिजवाई जाती है। तो यहां से जो इनकम ट्रांसफर होती है उसको कहां भिजवाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी कि एक तरह का जो प्रॉफिट एंड लॉस है क्या जाता है यहाँ से? इनकम।
तो कुल मिला के यहाँ पर 6 एलिमेंट्स होते हैं। बड़ा ही ईजी है, बहुत ईजी है, और बस ये कि आप अमाउंट सही पुट कर सकें। तो मैं अभी इसी क्वेश्चन को आपको इसमें जो हमने किया इसको अकाउंट बना करके भी आपको बताता हूँ। तो हम क्वेश्चन लेते हैं और शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग इधर और बाई आउटस्टैंडिंग एंड इधर पे, बाई एडवांस बिगिनिंग। इसकी जगह पर आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन भी वर्ड यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। बेटर तुम तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन लिखना होता है, पर हम इसलिए भी ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि आप एग्जाम में भी याद रखें, आप पलट ना जाए, भूल ना जाए, अमाउंट गलत ना लिखने, इसलिए भी हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस वर्ड यूज कर रहे हैं। अगर एडवांस बिगिनिंग इधर है तो एडवांस एंड इधर आ जाएगा। तो टू एडवांस एंड, ठीक है जी। अब यहां पर क्या आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या चीज है यहाँ पर, इनकम, जितनी इनकम है। और इस जगह पर क्या आएगा आपका, बाई बैंक जो अमाउंट रिसीव, अमाउंट रिसीव्ड। अब देखिए जो हम लोग को क्वेश्चन दिया था उसका कैसे इसमें से सॉल्यूशन निकल के आता है। क्वेश्चन में देख रहे हैं हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। 200 मेंबर्स है और 1000 रुपीज दे रहे हैं, यानी कि इनकम कितनी हो गई जी, 2 लाख। तो इनकम के आगे मैंने लिख दिया 2 लाख। फिर भाई इन्होंने बताया कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछली बार थी 30,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां लिख दी मैंने 30,000 बिगिनिंग में। फिर इन्होंने बताया कि एडवांस एंड में है 40,000, एंड में एडवांस 40,000 है, एंड में लिख दिया 40,000। फिर इन्होंने बताया कि हमारा जो है एडवांस बिगिनिंग में कितना है 14,000, तो बिगिनिंग में 14,000 लिख दिया हमने। फिर क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि आपको 2,05,000 रुपीज अमाउंट रिसीव हुआ है, हमने यहाँ 2,05,000 लिख दिया। अब आप बैलेंस करेंगे, जो आपको आंसर चाहिए वो आपका बैलेंस कैरी डाउन यहाँ निकल के आ जाएगा, कितना बैलेंस है इस जगह पर आ जाएगा आपका। तो टोटल कर लेते हैं, ये टोटल हो रहा है आपका 2,70,000। तो 2,70,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, और 2,70,000 में से 2,19,000 माइनस कर देते हैं तो 51,000 आ गया। देखिए 51,000 वहां पे गया था। तो चीजें पता होनी चाहिए, समझनी चाहिए, रटन विद्या पे काम नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होनी चाहिए बातें, और कुछ भी ट्विस्ट करके वो पूछ सकते हैं तो आप फंसोगे नहीं जब आप समझ के चलोगे। तो चलिए एक क्वेश्चन हम इसके बाद और कर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखना। तो ये लास्ट क्लास से कंटिन्यू हो रहा था टॉपिक ये वाला, तो क्योंकि 2 पार्ट मैंने बोला था कि 2 क्वेश्चन और करा के आपको बताना है, इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूं आपको। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने को ही बोल दिया, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो आपको आता ही है बनाना। इन द सब्सक्रिप्शन इन द एरियर्स और ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया, और इन द year ending 31st March 2020 subscription received were 2,10,000, including 6,000 of the arrear from previous year, and subscription arrear of previous year were written of 4,000। एक नया पार्ट और बता दिया कि 4,000 रुपीज की सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करी गई है। अब देखिए ये 4,000 रुपीज की जो सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ करे गए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने लिखा हुआ था कि आउटस्टैंडिंग है, जो मिलने हैं 4,000 रुपए, वो उसमें से अब मिलेंगे नहीं। कोई मेंबर होगा वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ के चला गया, हम लोग पहले लिख के रखे हुए थे कि भाई वो देगा देगा, वो मेंबर ने एनजीओ ही छोड़ दिया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, तो वो कहां से देगा, तो इसलिए उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो कैसे क्वेश्चन को करेंगे ये मैं आपके साथ लेके चल रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं जो है आपको जनरल वे में जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे ही समझाऊंगा, और उसके बाद जो है आप इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे खुद बना के बताएंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ में लेके चल रहा हूं। अगर आपको ध्यान हो, कल पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आप
आपको दो वे होते हैं कैलकुलेट करने के। मैं साथ के साथ बगल में ही बता रहा था, एक टोटल अमाउंट लेके चलते हैं और एक स्पेसिफिकली करंट ईयर का अमाउंट लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन भी करी हुई है आपको। मैं ये कोई जो क्वेश्चन पिछली बार किया था, जो भी होगा मेरे ख्याल से 19, 20, 21 में से कोई होगा क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये ऐसे भी था और ऐसे भी था, दोनों से सेम अमाउंट आए थे। तो एक में क्या होता है, टोटल ड्यू लेके चलते हैं, और एक में क्या होता है, स्पेसिफिकली कितना उसके अंदर जुड़ा और कितना अपने साल का है, तो अपने साल का ही पार्ट लेके चलते हैं। तो दो वे से सॉल्व करने का वे आपको पता है, और अगर भूल गया है तो रिकॉर्डेड लेक्चर आप फिर से एक बार देखिएगा, आपको याद आ जाएगा और फिर अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर जो आपको मैं राय दूंगा वो टोटल से ना करके, इस क्वेश्चन में क्या है कि अपना स्पेसिफिकली अपना वाला कितना है उस पार्ट को लेके चल के करेंगे। तो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं। हमारे पास यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ है जी, हमें मिला है 2,10,000 रुपीज। ये 2,10,000 हमें मिले हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी, अमाउंट रिसीव्ड ये है 2,10,000। अब यहां पर उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि ड्यू पिछली बार 20,000 रुपए था, एरियर पिछली बार 20,000 रुपीज था। एक तो यह कि 20 और 18 टोटल को लेके कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हम केवल अपना कितना अमाउंट जुड़ा वो देखें। तो उसने बताया यहाँ पर आगे ब्रैकेट में बताया, इंक्लूडिंग 6,000 ऑफ एरियर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी कि वो क्या कहना चाहता है कि 20,000 में से ये जो 20,000 है उसमें से 6,000 ही मिले और 6,000 ही केवल इस साल जुड़े हैं। तो एक तो ये होता है कि टोटल कितना बाकी था और उस वजह से करें, एक ये होता है कि उसके अंदर अपना कितना इस साल का जो है जुड़ के आ गया, पिछला कितना जुड़ के आ गया, केवल वो स्पेसिफिक पार्ट निकाल के करें। तो स्पेसिफिक पार्ट के हिसाब से इसको करना बेटर होगा। फिर दूसरे वे से भी मैं बताता हूं आपको क्यों बेटर होगा, ये भी आप क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए 6,000 रुपीज जो है वो एरियर थे, इसका मतलब जो अमाउंट 2,10,000 है उसमें से 6,000 पिछले वाला जोड़ा है, हालांकि बाकी 20,000 था। तो 6,000 को मैंने हटा देना है इसमें से, माइनस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का कितना है, यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग नहीं लिया, अमाउंट रिसीव कितना उस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में से, क्योंकि हमें पता है कि इसके अंदर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का अमाउंट रिसीव्ड कितना है, वो है जी 6,000 रुपए। तो हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो ये आपका आ गया जी 2,04,000। अब 2,04,000 आपका आ गया। अब हम आगे चलते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, टोटल नहीं देख रहे हम, करंट ईयर का देखना है। तो अब देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, यहां पे बड़ा ध्यान से समझना होगा। आउटस्टैंडिंग ये जो 18,000 दिया है ये टोटल दिया हुआ है, इसके अंदर पिछला अमाउंट भी मिला हुआ है जो वो बचा हुआ है। तो आपका जो पिछला वाला बाकी था वो भी है यहाँ पर, वो इंक्लूडेड है यहाँ पे, टोटल दिया हुआ है। हमको पता करने की अपना इस साल का कितना है। तो देखिए हमको पता है कि 20 में से 6 मिला है, तो इसका नाम 14,000 पिछला बचा हुआ चले आ रहा है। तो 20 में से 6 मिला है, 14 अभी पिछला भी बाकी है। पर उन्होंने बोला है कि जो पिछला बाकी था उसमें से 4,000 रुपीज तो मिलेंगे नहीं, हमने उसको हटा दिया। यानी कि 20 में से 6 मिल गया, 14 मिलना था और 4,000 हो गया जी बैड, वो राइट ऑफ कर दिया गया। तो अब पिछला बाकी कितना था, 10,000। तो इस समय जो 18,000 रुपीज का दिख रहा है, इसमें से 18 में से 10,000 पिछला है। तो इस साल का कितना बाकी हुआ, इस साल का बाकी हुआ 8,000। तो यहां पर हम 8,000 ऐड करेंगे। तो हमारा यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, इस साल की जो इनकम का पार्ट आ रहा है यहाँ तक, वो आ रहा है 2,12,000। अब हम इसके बाद एडवांस का इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर बड़ी जरूरी बात है ये समझनी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्ट राइट ऑफ किया गया। तो इससे टोटल वाले के अंदर, या तो आपको अगर टोटल वे से करना है तो फिर आपको ये समझनी होगी कि इस समय आउटस्टैंडिंग अगर एट द एंड टोटल की बात करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिना राइट ऑफ किए 22,000 का हो रहा होता,
क्योंकि 4,000 रुपए तो माइनस करके उन्होंने फिगर को चेंज कर दिया। तो बाकी कितना होता था, टोटल बाकी तो 22 होता। कैसे 22 होता, क्योंकि भाई 8 तो आपका अपना ही है और 20 में से 6 मिल गया है, और तो बचा हुआ पिछला 14 था, और 14 में से जो है आपका इस बार का 8 है, 14 और 8 22 हुआ। इस तरह से आपका होना चाहिए। तो दोनों में से आप कर सकते हो। मैं फिर से आपको समझाता हूं। देखिए, स्पेसिफिकली अपना पार्ट निकाल के करने के बजाय यहाँ पर क्या थी, टोटल वाले में क्या है, आपको राइट ऑफ के पार्ट को भी बहुत वाइजली सोचना होगा। स्पेसिफिकली अपने पार्ट के लिए समझते हैं। अपने पार्ट वाले का मतलब क्या है कि हमारा अपना इस साल का कितना इसके अंदर बाकी है, और इसमें पिछला इस कितना पार्ट जुड़ के है, केवल इस पार्ट का टोटल से मतलब नहीं है। अब 20 बाकी था, 6 मिला है, तो हमने 6 उसमें से हटाया, पूरा टोटल नहीं लिया। और इस समय 20 में से 6 अगर मिला है तो 14 बचा हुआ था पिछला, तो 14 पिछला बचा हुआ है, और 14 में से वो 4 बोलता है जी हमने हटा दिया है, हटा देना है, राइट ऑफ कर दिया है, वो पैसे मिलेंगे नहीं, तो 14 में से 4 गया, तो बचा कितना, 10। अब 10,000 इसका मतलब पिछला वाला अब हमने आउटस्टैंडिंग लिखा होगा। तो अगर हमने 10 आउटस्टैंडिंग लिखा होगा, तो अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट में लिखेंगे 10 पिछला है और 8 अपना इस साल का है। तो इस साल का कितना है, 8, 10 और 8, इसलिए 18 वहां पे दिख रहा है। तो इस साल का कितना है, 8 है, वो इसलिए हमने 8 को लिया। पर अगर हम वैसे बात करते कि टोटल आउटस्टैंडिंग बनते कितने थे, तो टोटल आउटस्टैंडिंग तो अपने बन रहे थे 22,000, 18 ये, और 4,000 रुपए राइट ऑफ भी तो कर चुके हैं। तो आप इसको फिर से एक बार समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मैसेज करिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देने की जरूरत है। बाकी तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक तरह से क्वेश्चन करना होता है, और बैलेंस शीट बनानी होती है, कुछ क्वेश्चन में होता ही नहीं। मेन आपको समझना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और आप सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन समझ लीजिए, तो क्वेश्चन में है ही क्या। तो अब हम आगे चलते हैं। हमने इसके बाद क्या करना है, इसमें एडवांस, जितना एडवांस पार्ट हमारा या पिछले साल ले लिया गया होगा, यहाँ का पैसा पीछे एडवांस ले लिया, तो वो इनकम को उठा के यहाँ लाना है। तो एडवांस जितना है वो बिगिनिंग का हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो एडवांस बिगिनिंग पिछले साल एडवांस में मिल गया था जी 13,000। तो ये 13,000 पिछले साल मिल गया था, है तो 13,000 यहाँ का भाई, तो 13,000 को यहाँ लेके आइए, प्लस 13,000, तो ये आपका हो जाएगा 2,25,000, और माइनस एडवांस एंड, और माइनस एडवांस एंड कितना है आपका, क्वेश्चन में दिया हुआ है 11,000, तो 11,000 यहां से माइनस कर देंगे। तो इसका अलावा हमारी जो इनकम है वो है आपकी 2,14,000, इसको हम इनकम लिख देते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्वेश्चन में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा। अमूमन क्या होता है कि जो एनजीओज होती हैं या नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सारा सिस्टम वाली बुक्स नहीं मेंटेन कर रही होती हैं। वो साल भर में क्या करती हैं, एक कैश बुक बनाती हैं, पर कैश बुक का नाम जो है वो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट होती है। वो कैश बुक है, डेबिट से पैसे आ रहे होते हैं और क्रेडिट से पैसे जा रहे होते हैं। डेबिट ऑल रिसिप्ट्स, क्रेडिट ऑल पेमेंट्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, और उससे हमने जो है आगे क्वेश्चन को अटेंड करना है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं होता कि कोई ट्रायल बैलेंस वगैरह दिया जाए। तो होता क्या है, सिर्फ वो बताएंगे जी इतने पैसे मिले हैं, इतने पैसे गए, अब आप इससे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए। जब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट चलना चाहिए वो चलना चाहिए, आप सोच के चले कि आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो क्या लिखते हैं उसमें, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने वो पीएल को ही लेकर के आगे चलना है। अब एक जो बात ध्यान देने की होती है कि जो पैसे हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं डेबिट में, जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें रिसिप्ट्स दी होती हैं, रिसिप्ट्स का मतलब इतने रुपए मिले, तो जो भी पैसे मिले वो सारे आपके इनकम्स नहीं होते।
और इसी तरह से आपने उस तरफ से दूसरी तरफ से आपने पेमेंट्स करी होती हैं। तो ऐसा भी नहीं होता है कि जो आपने सारी पेमेंट करी है वो सब एक्सपेंस है। तो देखिए आपको बहुत वाइजली सोचना पड़ेगा इसमें से कि कुछ चीजें क्या होंगी, इसमें बैलेंस शीट के आइटम्स भी हैं, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज भी हैं। तो आपको ये देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन से हैं और उसमें से जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उस पार्ट को छोड़ना है। जैसे उन्होंने पेमेंट करी सैलरी की तो ये तो भाई एक्सपेंस है। अगर उन्होंने पेमेंट करी फर्नीचर के लिए तो फर्नीचर तो कोई एक्सपेंस नहीं हुआ, फर्नीचर तो एसेट है, तो उसको आपने नहीं लेना होता, तब उसको नहीं आपने कंसिडर करना है। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट्स हैं उसमें से पिक करनी है कि कौन कौन से रिसिप्ट्स ऐसी हैं जो आपकी इनकम्स है, और दूसरी तरफ जो पेमेंट्स करी हैं उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी पेमेंट्स हैं जो आपके लिए एक्सपेंस हैं। अब रिसिप्ट्स में क्या होता है, कभी हमने लोन लिया, और लोन लिया अगर ले रहे हैं तो लोन कोई इनकम थोड़ी ना है, वो तो लायबिलिटी है। तो आपको यही चीज पे डिफरेंशिएट करना है कि जो पैसे मिल रहे हैं उसमें से इनकम कौन कौन सी है। तो क्वेश्चन हम लाइन से सारे कर रहे हैं, साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे कि भाई ये इनकम है तो क्यों इनकम है, और ये एक्सपेंस है तो क्यों एक्सपेंस है। डिस्कस करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आपके बुक में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस हैं। इसके पहले के क्वेश्चन जो है कंज्यूमेबल्स के, जो टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। Question number 40, please. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 from the following. एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और डिटेल्स क्या दी हुई है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यानी कि उन्होंने अपने रुपयों की डिटेल दी। स्टार्टिंग में बताया कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में इनके पास 1,80,000 रुपीज शुरू में थे। फिर इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सब्सक्रिप्शन से आए, कुछ इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बेच दी, कुछ अपना फर्नीचर बेच दिया, कुछ इनके पास डोनेशन आई। इस तरह से इनके पास टोटल 13,20,000 रुपीज आए। फिर इन्होंने पेमेंट्स करी हुई है, इसमें से सैलरीज के लिए पेमेंट किया है, फिर रेंट का पेमेंट किया है, स्टेशनरी का पेमेंट किया है, डिफेंस बॉन्ड्स के लिए पेमेंट किया है, फर्नीचर के लिए पेमेंट किया, बाइसाइकिल के लिए पेमेंट किया, और आखिरी में इनके पास कैश का जो बैलेंस बच रहा है वो 2,40,000। अब देखिए रिसिप्ट्स में काफी सारी रिसिप्ट्स हैं और काफी सारी पेमेंट्स हैं, हमें इसमें से वाइजली ये पिक करना है कि कौन सी इनकम है और कौन से एक्सपेंस हैं। जाहिर सी बात है जो रिसीविंग हो रही है उसमें से इनकम होगी और जो पेमेंट्स हैं उसमें से एक्सपेंसेस होंगे। देखिए शुरू में कैश का बैलेंस दिया हुआ है, जो स्टार्टिंग में कैश का बैलेंस दिया, कैश तो आपको पता है बैलेंस शीट का आइटम है, वो एसेट है। तो ये अगर हमारे घर में कोई रुपए पड़े हुए तो हम ये नहीं कह सकते हमारी कमाई है। तो ये दो हमारे लिए क्या है, एसेट है, इसको हम इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे। सब्सक्रिप्शन आपको पता है कि वो अमाउंट होता है जो हमारे जो मेंबर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, वो जो कंट्रीब्यूशन देते हैं उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं, और वो जो है हमारी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो सब्सक्रिप्शन इज इनकम। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर आप घर का कोई सामान बेच देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे लिए कमाई है, तो ये एक बेकार की बात है या मूर्खता भरी बात होगी। घर का कोई सामान बेच दिया, बोलो मैंने कमा लिया, ऐसा तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट पड़ी है, फर्नीचर पड़ा है, ये बेच रहे हैं, ये अगर इनको बेच रहे हैं तो ये हमारी इनकम नहीं है। हमारी इनकम तो क्या है कि अगर जितने की है उससे ऊपर बेचें। 10 रुपए की चीज 11 में बेच दी तो हाँ इनकम है। 10 की चीज को बेच दिया उठा करके तो वो थोड़ी ना इनकम है, जितना एक्स्ट्रा में बेचा वो इनकम है। हाँ अगर कम पे बेच दिया तो नुकसान है। तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है करी है इन्होंने, इनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, कितने की थी बताया नहीं है, ऐसे में ये मान के चलते हैं कि जितने की थी उतने में बेच दिया, तो कोई फायदा नुकसान नहीं है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हमारी एसेट्स होती है। इसी तरीके से सेल ऑफ फर्नीचर को भी हम कंसिडर नहीं करेंगे, पर सेल करते समय अगर कोई फायदा नुकसान हुआ है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर को हमें कंसिडर नहीं करना है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया हुआ है 30,000 की सेल करिए, पर ब्रैकेट में उन्होंने बताया कि ये 40,000 रुपीज का फर्नीचर था, तो इसमें हमारा 10,000 रुपीज का लॉस है। ये जो 10,000 रुपीज का लॉस है इसको हमने रिकॉर्ड्स में लाना है। हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फायदे नुकसान की बात कर रहे हैं, हम कोई एसेट और लायबिलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं।
तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इनफैक्ट मैं किसी भी एसेट की सेल कर रहा हूं तो वो नहीं आएगी आपकी। पर सेल करते समय अगर कोई फायदा नुकसान है तो वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका रिजल्टेंट क्या था, लॉस हुआ था, उस लॉस को हमने लिखना है। क्यों लॉस हुआ है, कहते हैं जी 40,000 रुपीज का फर्नीचर है और बेच दिया गया 30,000 में, तो भाई आपका नुकसान हो गया ना 10,000 रुपीज का। फिर अगला पार्ट दिया हुआ डोनेशंस। देखिए डोनेशन का मतलब चंदा जो लोग देते हैं, और ये भी एक बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। देखिए मेन जो जो एनजीओज होती हैं वो कैसे चलती हैं, डोनेशंस पे ही चलती हैं, या जो मेंबर लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं वो तो दान पुण्य पे ही काम चल रहे होते हैं, क्योंकि सारा काम चैरिटी का ही है, या फिर अपना जो है सोशल सर्विस का है, या अपने ग्रुप की सर्विस के लिए, या अपने मिले जुले जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके स्पेसिफिकली उनके जो इंटरेस्ट उसको डील करने के लिए होता है। अब जैसे स्कूल के 20 लड़कों ने मिलकर के अपना बुक क्लब बना लिया, या 15 लड़कों ने मिलकर एक फुटबॉल क्लब बना लिया। तो अब देखिए जब आप ये इस तरह से क्लब बना रहे हैं तो आपका पर्पस कोई कमाना तो है नहीं, आपका पर्पस तो क्या है, अपने ग्रुप को सर्व करना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो लोग डोनेशन कर रहे हैं, जो जो आपके मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही मेन सोर्स ऑफ इनकम होनी है आपकी। इसके अलावा एक और सोर्स ऑफ इनकम भी होती है, वो जो कॉमनली रहती है, कभी कभी गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, उसको गवर्नमेंट ग्रांट्स कहते हैं। और कुछ एक और ऐसी इनकम्स होंगी जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो डोनेशन हमारी अगली मेन सोर्स ऑफ इनकम है, इसको हमने कंसिडर करना है। दूसरी तरफ पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट सैलरी इसकी कर रहे हैं, एक्सपेंस है। आप लोगों ने पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें सैलरीज रेंट ये सब खर्चे लिखते थे, तो ये वही खर्चे हैं, वैसे ही खर्चे मिल रहे होंगे। थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाएगा, स्पोर्ट्स क्लब में कुछ जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे आएंगे, एक हॉस्पिटल के लिए जो होंगे वो मेडिसिन या डॉक्टर से संबंधित खर्चे आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम आगे की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। तो सैलरी को लिखना है एक्सपेंस में, रेंट को लिखना है, स्टेशनरी को लिखना है एक्सपेंस है, डिफेंस बॉन्ड को नहीं लिखना है। देखिए बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से है। जब हम किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या किसी कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को परचेज कर रहे होते हैं, डिबेंचर्स जो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू किए गए होते हैं यूजली उनको हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो बॉन्ड्स एक तरह से डिबेंचर्स हैं, ये गवर्नमेंट के डिफेंस बॉन्ड्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने डिफेंस डेवलपमेंट के लिए कुछ बॉन्ड्स इश्यू किए, एक तरह से डिबेंचर इश्यू किए गए। तो ये हमने पैसे दे के खरीदे, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, और चूंकि इन्वेस्टमेंट है तो इसको हम बतौर एसेट बैलेंस शीट में शो करेंगे, और हम जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाने जा रहे हैं उसमें हम नहीं लिखेंगे। फर्नीचर भी एसेट है, बैलेंस शीट का आइटम है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। फिर इन्होंने बाईसाइकिल खरीदी है, ये भी एसेट है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। फिर कैश का जो बैलेंस है ये भी जो है एसेट है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन करना, और क्वेश्चन में हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसके ऊपर नाम लिख दे रहा हूं, इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप एग्जाम में जब बनाएंगे तो ये पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टी शेप्ड अकाउंट बनाइए, सीधा लिखिए, क्योंकि टाइम हमें बहुत वाइजली स्पेंड करना होता है एग्जाम में। अब मेरे पास तो एक्चुअली भी ऑलरेडी ड्रॉन है, तो मैं इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दे रहा हूँ। बाकी सिर्फ हेडिंग लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सीधा क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। पर्टिकुलर्स अमाउंट का ये कॉलम बना के अलग से हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, इट इज इम्प्लाइड कि वो पर्टिकुलर से अमाउंट है। तो शुरू करते हैं। अब हम शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड में हमें इनकम लिखनी है। तो हमारे पास जो इनकम है वो है हमारी, ये हमने टिक कर लिया था कौन कौन सी इनकम है। तो ये इनकम में सब्सक्रिप्शन है 9 लाख रुपीस की। अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो आपको कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं दी हुई है, आगे इसमें एडजस्टमेंट दी होंगी, और जैसे आप आउटस्टैंडिंग एडवांस के लिए अलग से पढ़ के हैं वैसे ही आपने इसको प्लस माइनस करके कैलकुलेशंस करनी है आगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन,
और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें दिया हुआ था 9 लाख रुपीस का। अगर एडजस्टमेंट्स होती तो हम अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहीं पे इनर कॉलम में भी जो आप बनाते थे अलग से एक वर्टिकल फॉर्म में स्टेटमेंट, वो अंदर भी बना सकते हैं यहाँ पर। और अगर क्वेश्चन लग रहा है ज्यादा बड़ा हो गया तो एक वर्किंग नोट में बना के यहाँ पे डायरेक्ट कितनी इनकम निकल के आ रही है वो भी लिख सकते हो आप। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्सक्रिप्शन को लिख दिया। सब्सक्रिप्शन के बाद सेल करें इन्वेस्टमेंट, ये तो एसेट को बेच रहे हैं, कोई वो नहीं है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया जी ओल्ड फर्नीचर था 40 का और हमने 30 में बेच दिया, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, तो हम इसको लॉस को लिखते जाते हैं। डेबिट साइड में सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हाँ, अगर ये मान लेते हैं एक्स्ट्रा में बेच रहे होते, ज्यादा में बेच देते हैं 30 का और 40 में बेच देते, तो हम इस साइड में लिख रहे होते जी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। तो यहाँ पे लॉस कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज का। फिर इसके बाद आपको डोनेशंस दी हुई है। डोनेशन आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय डोनेशन, और डोनेशन का अमाउंट है आपका 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से डेबिट साइड के सारे कंटेंट्स को हमने यूज कर लिया। अब हम क्रेडिट साइड में चल रहे हैं। फिर है जी यहाँ पे सैलरीज दी हैं, सैलरीज एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट में लिखेंगे, और डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू सैलरीज, और इसका अमाउंट है जी 4,80,000। फिर यहाँ पर हम आगे लिखते हैं रेंट, रेंट है 50,000, तो रेंट हो जाएगा आपका 50,000। वी विल राइट टू रेंट 50,000। फिर हमारे पास आगे है भाई स्टेशनरी 20,000, टू स्टेशनरी, स्टेशनरी, और अमाउंट है आपका 20,000। इसके बाद जो तीन चीजें जो दी हुई हैं, ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, क्योंकि ये सारी के सारी एसेट्स हैं और ये बैलेंस शीट का आइटम्स है, बैलेंस शीट में शो करेंगे। बस इतना ही इसमें से आना है, और हम अब इसको करेंगे बैलेंस। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले बंद करते थे, वैसे ही हम बंद करेंगे इसको। तो इस साइड तो टोटल बड़ा है, देख के नजर आ रहा है 9,10,000 टोटल है। इधर मैंने लिख दिया 9,10,000, और 9,10,000 में से हम माइनस कर लेंगे, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है 5,60,000 आ रहा है इधर का टोटल। और 5,60,000 9-10 में से 5,60,000, तो ये आपका बच जाएगा 350। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बैलेंस आ रहा है भाई 3,50,000। अब देखिए, पहले आप जब बनाते होते थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप यहाँ पे लिखते थे नेट प्रॉफिट, पर अब यहाँ पर हम लिखते हैं सरप्लस। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट की जगह पर हम सरप्लस लिखते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस प्रॉफिट पता करना नहीं है। हमारे पास तो ऐसा है कि कोई कमाने के लिए नहीं काम कर रहे थे, वो तो भैया ऐसा हो गया कि सब्सक्रिप्शन आ गई, डोनेशन आ गई, पैसे ज्यादा आ गए, तो उन्होंने बोला इतना हमारे पास सरप्लस हो गया खर्चों के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पे लिखा जाता है सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। एग्जैक्टली पूरा जो लिखने का तरीका है वो यहाँ पे लिखा जाता है टू सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर के ऊपर। अगर इधर बैलेंस आ जाएगा तो वहां पर हम लिखते हैं डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब लॉस से इतना पैसा कम हो गया, तो डेफिसिट ऑफ, तब हमें डेफिशिएंसी लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डेफिसिट रुपए कमी है, डेफिशिएंसी वर्ड से बना है। तो लॉस के लिए आप डेफिसिट वर्ड यूज करेंगे, और डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, डेफिसिट या डेफिशिएंसी कोई फर्क नहीं है। और जब प्रॉफिट आ रहा होगा तो आप लिखेंगे सरप्लस। एक क्वेश्चन और करते हैं, और अगली क्लास से हम इसमें शुरू करेंगे बैलेंस शीट को भी इन्वॉल्व करके। अभी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है, और इनफैक्ट में सारे क्वेश्चन बड़े सिंपल है, बस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो अगला वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं 41, इसमें भी जो है आपको सारे के सारे जो है वैसे ही काम करना है, और जैसे हमने ऊपर का क्वेश्चन किया उसमें से ढूंढनी है कौन सी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको हमने एक्सक्लूड करना है। तो शुरू कर रहा हूं मैं, और यहाँ पर क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका है, दिल्ली नर्सिंग सोसाइटी। कोई नर्सिंग सोसाइटी यानी कि अस्पताल जैसी कोई ऐसी संस्था है, तो उससे रिलेटेड जो है नर्सिंग का काम वहां पर होता है, तो उसमें अस्पताल ही मान के चलिए। तो उसमें से आपने ढूंढनी कौन सी इनकम है उनकी और कौन से एक्सपेंस। तो इधर से पैसे आ रहे हैं,
सबसे पहले तो ये बैंक बैलेंस है, ये तो लेना नहीं है हमने। ये क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई रुपए हैं तो बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगे। सब्सक्रिप्शन है और एक हमारे को यहाँ पे एडजस्टमेंट भी दी गई है। तो चलिए पहले हमें डोनेशन की कुछ एडजस्टमेंट नजर आ रही है और सब्सक्रिप्शन के साथ में एसोसिएशन है। और वैसे प्रॉपर वे तो ये कि पूरा क्वेश्चन पढ़ के करना चाहिए अटेंड। तो पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पर ये कॉन्टेंट्स हैं, ये कॉन्टेंट्स हैं, और हमने अभी क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट्स देखनी है। डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बड़ी सिंपल सी चीज है। कहता है कि बिल्डिंग फंड के लिए पैसा मिला था, गलती से वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिख दिया गया। यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ये गलत लिखा हुआ है। इसमें से बिल्डिंग फंड का पैसा आकर के जो यहाँ का था ये आकर के कहाँ जोड़ दिया उन्होंने, गलती से सब्सक्रिप्शन में लिख दिया। कितना अमाउंट ऐसा है? 10,000 का है। तो यानी कि यहाँ पर जो था अमाउंट इसका बनता कितना है? 1,01,500। मैंने क्या किया, इसमें से 10,000 हटा दिया। क्यों हटा दिया? वो कह रहा है इसके अंदर बिल्डिंग फंड का पैसा जोड़ दिया। तो भाई हटाओ ना, हम लोगों को तो सब्सक्रिप्शन पता करनी है। वो है कहाँ का पैसा? वो है भैया बिल्डिंग फंड का है, तो बिल्डिंग फंड में लाके जोड़ देंगे। तो इसका बिल्डिंग फंड का अमाउंट कितना है? 1,66,000 है। 1,56,000 में 10,000 जोड़ दिया। उसने ये बोला कि ये पैसा वहां लाके जोड़ दिया, हमने उसको हटा के अपना ठीक कर दिया। फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहे डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड के लिए पैसा मिला था, रॉन्गली इंक्लूडेड इन द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में गलत जोड़ दिया, सब्सक्रिप्शन से हटाया और जहां का पैसा था वहां लाके सही कर दिया। यानी कि ये फिगर की जगह पर हम अब जो फिगर लेके चलेंगे ये सही वाले फिगर्स को लेके चलेंगे। तो सब्सक्रिप्शन की जो इनकम है वो आपने 1,11,500 नहीं लिखनी है, वहां पे 10,000 हटा के 1,01,500 लिखनी है, क्योंकि वो तो बिल्डिंग का पैसा था। फिर एक और भी बात है आगे दी हुई है कि बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग। चलिए आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि मेडिसिन का एक बिल जो है वो बाकी पड़ा हुआ है, तो जो मेडिसिन के आपने एक्सपेंस लिखने हैं उसके अंदर इसको आपने जोड़ लेना है, ये ध्यान रखना है आपने। तो हम आगे चल रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे तो और आपके बात समझ में आएगी। फिर लिखा हुआ है जी द टू फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स। कुछ मेंबर्स नहीं है, उन्होंने भी कुछ पैसे दिए हैं, तो ये भी हमारे लिए इनकम है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। गवर्नमेंट से जब हेल्प मिलती है, गवर्नमेंट से जब अमाउंट का कंट्रीब्यूशन आता है उसके लिए हम गवर्नमेंट ग्रांट्स लिखते हैं वर्ड, तो ये भी हमारे लिए इनकम है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड हमने पहले से पढ़ा हुआ है, और वैसे भी हम समझ लेते हैं एक बार कि अगर डोनेशन की बात करें तो डोनेशंस जो है वो दो तरह की होती हैं। एक स्पेसिफिक पर्पस की होती है, एक जनरल पर्पस की। स्पेसिफिक में क्या होता है? ईयर मार्क्ड होते हैं। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्राइज, डोनेशन फॉर फर्नीचर, डोनेशन फॉर पार्टी, डोनेशन फॉर फेयरवेल। जब वो पर्टिकुलरली ईयर मार्क्ड है तो वो लायबिलिटी है आपकी। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि भाई वो एक खास काम को करने के लिए मिली थी, वो काम आप जब पूरा करोगे तो वहां पर आपके वो इस्तेमाल हो के लिए, आप उस काम को जब पूरा करोगे तब आपका दायित्व खत्म होता है। तो याद क्या रखना है कि डोनेशन अगर किसी खास मकसद से मिली है तो वो बैलेंस शीट आइटम्स है, उसको हमने लायबिलिटी रखना है। जनरल डोनेशंस हमारी इनकम्स है। तो ये डोनेशन एक ईयर मार्क्ड है कि भाई बिल्डिंग के लिए है, तो ये अलग से आपको सेपरेट रखनी है, ये आपकी इनकम नहीं है, इसको आप इनकम में नहीं लिख सकते। तो इसको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे और लायबिलिटीज में दिखाएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि डोनेशन अगर किसी खास काम के लिए मिली है तो वो लायबिलिटी है। जनरल पेमेंट डोनेशन मिली है तो वो आपकी इनकम है। लायबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि वो उस खास काम को पूरा करने के लिए दी गई है, वो काम आप पूरा करिए, वहां पे लगाइए पैसे को आप। फिर इसके बाद इंटरेस्ट मिली है, इन्होंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह करी होंगी, इंटरेस्ट मिली है, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम होती है, तो इट इज इनकम। सैलरी आपको पता है कि आपके लिए एक्सपेंस है, इसको एक्सपेंस दिखाना है। फिर आपको दिया हुआ जी बोर्ड, लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प। यहाँ पर लॉन्ड्री का, डोमेस्टिक हेल्प का मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ पैसे दे रहे होंगे, तो इस तरह का ये जो है ये भी उसका नर्सिंग का जो है ये खर्चा है, एक्सपेंस है। रेंट रेट्स तो एक्सपेंस है। कार को नहीं ले सकते, कार तो एसेट है। कॉस्ट ऑफ कार, कार एसेट है बैलेंस शीट में जाएगी, पर कार में जो पेट्रोल पड़ रहा है, कार को चलाने पे जो खर्चा आ रहा है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ऑफ कार जो है यहाँ पर आएंगे।
कार एसेट है, पर कार को चलाने के जो खर्चे हैं वो तो एक्सपेंस है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। फिर ड्रग्स यानी कि मेडिसिन हैं और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये ड्रग्स यानी कि मेडिसिन की बात कर रहे हैं, और क्योंकि नर्सिंग जो यहाँ सोसाइटी है तो इसमें दवाइयां वगैरह का खर्चा तो होगा, ये एक्सपेंस में आएगा। बैलेंस कैरी डाउन नहीं हम कंसीडर करेंगे, क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? क्योंकि बैंक बैलेंस है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और ड्रॉ करेंगे हम एक और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लेफ्ट साइड से शुरू कर रहा हूं बिना हेडिंग के, आपको पता ही हेडिंग लिखनी है। सब्सक्रिप्शन हम लोग लिख लेते हैं 1,01,500। तो बाई सब्सक्रिप्शन 1,01,500। आप चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, ये मैं आपको लिख के समझा देता हूं। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1,11,500 दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए 1,11,500 है। 10,000 बिल्डिंग फंड का था, तो माइनस कर देंगे हम इसमें से बिल्डिंग फंड, 10,000 हटा दिया, तो भाई ये हो गया आपका 1,01,500। आप ऐसे लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर अप्रोच होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली डिस्क्लोज हो जा रहा है कि क्यों ऐसे हुआ, 1,01,500 कैसे हो गया। फिर इसके बाद फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ये हमारी इनकम है, बाई फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स एंड इट इज 27,000, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से हेल्प मिली है हमें, ये भी हमारी इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट, हिंदी में इसको अनुदान बोलते हैं। और ये है आपका गवर्नमेंट ग्रांट्स 1 लाख रुपीस, 1 लाख गवर्नमेंट से मिला है, इनकम में लिख दिया हमने। इसके बाद आपका डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नहीं लेना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है, जनरल डोनेशन होती तो हम जरूर लिखते हैं। और फिर है भाई इंटरेस्ट, ब्याज मिली है, कुछ इन्वेस्टमेंट करी रखी होंगी इनके पास, तो उससे इंटरेस्ट आपको मिल रही है 3,800। अब एक बच्चे ने मेरे से ऐसे क्वेश्चन पूछा था, वो क्लास में पढ़ाते हुए पूछा था उसने कि सर ये कैसे पता चला कि ये इनकम है, इंटरेस्ट तो हम दे भी सकते हैं? तो देखिए रिसिप्ट है, ऊपर रिसिप्ट लिखा है, रिसीव हो रही है, रिसीव इंटरेस्ट है, इसलिए ये इनकम है। अगर दूसरी तरफ इंटरेस्ट लिखी होती तो वो एक्सपेंस वाली इंटरेस्ट होती। ऊपर की हेडिंग से पता चलता है कि ये पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट आ रही है तो इनकम है, इंटरेस्ट जा रही होती तो एक्सपेंस होता। तो हम आगे चलते हैं, फिर है जी दूसरी तरफ चल लेंगे। अब सैलरी ऑफ नर्सेस, तो टू सैलरीज ऑफ नर्सेस पूरा आप डिटेल में लिख लीजिएगा, और ये है भाई 65,600 रुपीज। इसके बाद आपका बोर्ड का खर्चा है, बोर्ड और लॉन्ड्री, बोर्डिंग लॉन्ड्री, बोर्डिंग मतलब रहने, एक नर्स वगैरह वहां रुकती होंगी, लॉन्ड्री मतलब कपड़े धुलने वुलने का खर्चा है, और वगैरह वगैरह जो भी खर्चे हैं। तो ये हैं आपके 38,000 रुपीज। फिर आपका एक्सपेंस है यहाँ पर रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, और रेंट रेट टैक्सेस का अमाउंट था 20,000। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ कार दी है, कार तो एसेट है, इसको नहीं लिखना है हमने। और भाई इसके बाद है फिर एक्सपेंस ऑफ कार, तो एक्सपेंस ऑफ कार लिख लेते हैं, टू एक्सपेंस ऑफ कार, कार चलाने के लिए कितना खर्च करना पड़ा, 84,000 रुपीज। फिर ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, टू ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, और इसका अमाउंट है भाई 67,000, और इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक एडजस्टमेंट है, और उन्होंने बताया कि 12,800 रुपीज अभी मेडिसिन का अभी भी बाकी है। तो भाई आपको पता ही है जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है वो ऐड करते हैं, तो 12,800 रुपीज आउटस्टैंडिंग थे, 67,000 रुपीज तो पे कर चुके हैं और 12,800 बाकी हैं, तो ये और ये आपका हो गया 79,800 रुपीज। तो अब आप टोटल डेबिट साइड में यहाँ पर क्या है 2,87,400 टोटल आ रहा है, और क्रेडिट में आपका टोटल आ रहा है 2,32,000
300। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 55,100। तो यहाँ पर 55,100 अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पर लॉस हो गया है, पर हम लॉस नहीं लिखते, इसको क्या लिखते हैं? डेफिसिट। ठीक है जी। तो बड़ा वाला टोटल लिख दे रहा हूं, 2,87,400, 2,87,400 और डेफिसिट आपका आ गया 55,100 रुपीज। तो आपका इस तरीके से ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब आप अगले 2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस कराता हूं।